संविधान किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था के बुनियादी प्रावधान है। यह देश का सर्वोच्च कानून होता है। लिखित या अलिखित दस्तावेज के रूप में यह सरकार और उसके संगठनों के मौलिक संहिता, संरचना, प्रक्रियाओं, शक्तियों और कर्तव्यों तथा नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का निर्धारण करने वाले ढांचे को नियमित और नियंत्रित करता है। पंचायतों से लेकर संसद तक, ग्राम्य स्तर के जनप्रतिनिधि से लेकर राष्ट्रपति तक सभी संविधान से बंधे हैं। अर्थात संविधान देश की राजनीतिक व्यवस्था को दिशा प्रदान करती है। हर संविधान की सफलता उसके देश के नागरिकों के आचरण पर निर्भर करती है। लोकतंत्र में संविधान को सही रूप से क्रियान्वित करने का उत्तरदायित्व प्रत्येक नागरिक का होता है। भारत का भी एक अपना लिखित संविधान है जो लंबे स्वतंत्रता संघर्ष की उपज है। इसे हमने अपनी संविधान सभा में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन की अवधि के अथक प्रयास के बाद बनाया। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और 15 अगस्त 1947 से संविधान सभा स्वाधीन भारत का संपूर्ण संप्रभुता संपन्न संविधान सभा बन गई थी। संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया और अंगीकृत किए जाने के समय इसमें संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी और इसमें लगभग 1,45,000 शब्द थे, जिसे अब तक का अंगीकृत किया जाने वाला यह सबसे लंबा राष्ट्रीय संविधान बन गया था। संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद पर संविधान सभा के सदस्यों द्वारा बहस की गई, जिनकी संविधान के निर्माण के लिए 11 सत्रों में और 167 दिनों के दौरान बैठक हुई और इस संविधान पर अंतिम रूप से 24 जनवरी 1950 को 284 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए और यह संविधान 26 जनवरी 1950 को प्रवृत्त हो गया। भारत का संविधान विश्व का सर्वाधिक अनूठा संविधान है। इसकी प्रस्तावना भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है तथा अपने नागरिकों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता का आश्वासन देती है तथा बंधुत्व को बढ़ावा देने का प्रयास करती है। हमारा संविधान कुछ सिद्धांतों पर आधारित है। यह सिद्धांत बाह्य शरीर के भीतर आत्मा के रूप में कार्य करते हैं। संविधान का आरंभ उद्देशिका यानी प्रस्तावना से होता है, जिसमें संविधान के मूल उद्देश्यों को स्पष्ट किया गया है, अर्थात इसमें संविधान का सार छिपा है और इसलिए शब्द हम भारत के लोग से यह प्रारंभ होती है, जिसमें संविधान के निर्माताओं ने यह बात स्पष्ट कर दी है कि संप्रभुता अंतिम रूप से जनता में निहित है। जनता के पास सारी सत्ता निहित होती है। जो संविधान जनता के प्राधिकार पर आधारित है। हम भारत के लोग में एक पदावली का यह अर्थ और भी है कि यह राज्यों का नहीं बल्कि भारत के लोग एक ही हैं। संविधान का निर्माण राज्यों ने अथवा अनेक राज्यों के लोगों ने नहीं किया, समूचे भारत के लोगों ने अपनी सामूहिक क्षमता से किया है। इसलिए संवैधानिक दृष्टि से न कोई राज्य या राज्य समूह हमारे संविधान का अंत कर सकता है, न वह संघ से बाहर जा सकता है। अर्थात भारतीय संघ अमिट है और राज्यों को भारतीय संघ से अलग होने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। वहीं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पद यह इंगित करता है कि भारत पूर्ण रूप से प्रभुता संपन्न राज्य है। कानूनी दृष्टि से इसके ऊपर कोई आंतरिक शक्ति का प्रतिबंध नहीं है और न बाह्य शक्ति का। यद्यपि भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण किया गया है, प्रभुसत्ता समुची भारतीय जनता में अथवा भारतीय गणराज्य में निहित है, उसके किसी अंगभूत भाग में नहीं। हमारे गणराज्य की विशेषता दर्शाने के लिए समाजवादी शब्द का भी समावेश किया गया है। यह समाजवादी शब्द आज भी विद्यमान है। समाजवाद की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। मूलतः समाजवाद का आशय है कि अमीर गरीब की खाई कम हो और मनुष्य के द्वारा मनुष्यों का शोषण न हो, सबको आगे बढ़ने के समान अवसर मिले, आय और प्रतिष्ठा और जीवन यापन के स्तर में विषमता का अंत हो जाए। एक पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना भी की गई है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को उसके पंथ से कोई भी वह जुड़ा नहीं होता, न वह पंथ को बढ़ावा देता है, न उसमें कोई हस्तक्षेप करने का प्रयास करता है। दूसरी ओर हमारा गणराज्य लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। लोकतंत्रात्मक से अभिप्राय एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें बहुमत के द्वारा चुने गए जनता के प्रतिनिधि शासन करते हैं। व्यक्तिगत जीवन के स्तर पर घर, परिवार, जाति, समाज और देश के स्तर पर रहने के लिए विशिष्ट ढंग को ही हम लोकतंत्रात्मक गणराज्य की व्यवस्था मानते हैं। लोकतंत्र के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक पहलू हैं। राजनीतिक पहलू में राजनीतिक समानता के आदर्श को माना गया है, जिसमें राजनीतिक शक्ति पर किसी वर्ग विशेष का एकाधिकार नहीं स्वीकार किया जाता। लोकतंत्र
जनसत्ता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है और जनता से अभिप्राय समस्त जनता है। जनता के प्रतिनिधियों का चुनाव बहुमत के आधार पर होता है, किंतु एक बार निर्वाचित होने के बाद वो समस्त जनता के प्रतिनिधि हो जाते हैं। स्वतंत्रता, समानता, व्यक्ति की गरिमा, बंधुता आदि शब्द इस बात के सबूत है कि संविधान निर्माताओं का लक्ष्य देश में राजनीतिक लोकतंत्र के साथ सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना भी करना था। भारत जब स्वाधीन हुआ तो भारत के प्रत्येक वयस्क नर नारी को एकदम एक साथ मत का अधिकार मिल गया है। इससे भारत में एक नई सामाजिक क्रांति का सूत्रपात हुआ और गणराज्य के अंतर्गत भारत को एक राजा द्वारा नहीं बल्कि एक चुने हुई प्रतिनिधि द्वारा शासित करने का प्रावधान किया गया। हमारे संविधान में न्याय, समानता और अनेक प्रावधान ऐसे हैं जो एक नई दिशा देते हैं। हमारे संविधान के सबसे बुनियादी मूल्य है न्याय। हम मानते हैं कि न्याय के बिना समानता और स्वतंत्रता का आदर्श भी निस्सार हो जाता है, इसलिए न्याय को स्वतंत्रता और समानता के ऊपर रखा गया है। न्याय की भावना है समाज के विभिन्न वर्गों, व्यक्तियों के हितों का मेल और सबकी उन्नति। अधिकतम संख्या का अधिकतम हित ही नहीं बल्कि मानव मात्र का अधिकतम हित, सर्वोदय भारतीय संविधान में न्याय का आदर्श है। सामाजिक न्याय मनुष्य के बीच सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी प्रकार का भेद न मानता है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने शक्तियों के समुचित विकास का समान अवसर प्रदान करता है। संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 के मध्य विविध प्रकार की स्वतंत्रता के अधिकारों और अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों के अधिकार द्वारा राजनीतिक न्याय के आदर्श को मूर्त रूप दिया गया है। न्याय के बाद स्वतंत्रता का सबसे अधिक महत्व संविधान में दिया गया है। विचार, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता को व्यक्तियों और राष्ट्र की उन्नति के लिए आवश्यक माना गया है। संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों के अंतर्गत स्वतंत्रता के अधिकारों का विस्तार से वर्णन किया गया है। स्वतंत्रता के साथ साथ संविधान में अवसर की समानता की बात की गई है। समानता का अभिप्राय यह कदापि नहीं है कि सभी मनुष्य समान हैं। शारीरिक, मानसिक और आर्थिक असमर्थताओं के बीच सभी मनुष्य न एक समान हो सकते हैं और न रहे हैं। समानता के सिद्धांत का अभिप्राय केवल यही है कि सभी अपने शक्तियों का समुचित विकास करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर सुलभ होने चाहिए। संविधान के आधारभूत सिद्धांतों की चर्चा में जो मूल्य हमारे बीच और भी महत्वपूर्ण है वो है बंधुता और राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रीय एकता और अखंडता के मूल्य विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों, भाषाओं, जातियों, रीति रिवाजों के बावजूद एक बुनियादी एकता को स्थापित करता है। बंधुता का अर्थ है आपसी भाईचारा, एक ही भारत माता की संतान होने के साझी भावना, अर्थात इस एकता की सुदृढ़ करने वाला राष्ट्र का सर्वसम्मत लक्ष्य है। संविधान में मूल अधिकारों का एक पूरा अध्याय है। उन सीमाओं का वर्णन किया गया है जिसके अंतर्गत मूल अधिकारों को लागू किया जा सकता है। वही एक दूसरे अध्याय में एक भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का ही वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त संविधान राज्य के प्रमुख अंगों की स्थापना करता है। विधान पालिका अर्थात संघ की संसद और राज्य की विधानसभाएं कानून बनाती है। कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल कानूनों के अनुसार सरकार चलाती है। न्यायपालिका अर्थात अदालतें विवादों का निपटारा और न्याय करती है। संविधान इन प्रमुख अंगों को अलग अलग अधिकार क्षेत्रों और आपस में जनता के संबंधों की व्याख्या करता है। राज्यों और संघ के बीच संबंधों को स्पष्टीकरण प्रदान करता है, इनके बीच शक्तियों का बंटवारा करता है तथा परस्पर अधिकारों को दायरे में बांधता है। 1992 के ताजा संशोधन 73 में और 74 में के बाद स्थानीय निकायों अर्थात ग्राम पंचायत, जिला परिषद और नगर पालिकाएं, नगर निगमों के अधिकार और कार्यक्षेत्र भी संविधान में दिए गए हैं। इसके अंतर्गत एक दायरा बढ़ाया गया है। संविधान ने बुनियादी तौर पर संघ और राज्यों दोनों स्तर पर संसदीय प्रणाली को अपनाया है, किंतु हमारे यहाँ संसद मनमानी नहीं कर सकती। उनके द्वारा पास किए गए कानूनों की जांच न्यायपालिका कर सकती है। व्यक्तियों को मूल अधिकार न केवल कार्यपालिका बल्कि विधान पालिका के द्वारा भी लागू होते हैं। संविधान निर्माताओं का विश्वास था कि सभी को सजोने और एक साथ चलने से एक मजबूत भारत का निर्माण होगा। इसके साथ साथ हमारे संविधान में भाग 4 में मौलिक कर्तव्यों का भी व्यापक वर्णन किया गया है। ये मौलिक कर्तव्य व्यक्तियों को अनेक प्रकार के कर्तव्यों के निर्वाह की जिम्मेदारी देते हैं। हमारे संविधान द्वारा स्थापित संघीय व्यवस्था एक विभिन्न प्रकार की संघात्मक व्यवस्था है जिसमें एकात्मकता के प्रबल तत्व है। केवल प्रशासन की सुविधा के लिए देश को विभिन्न राज्यों में विभाजित किया गया है। देश पूर्णतः एक इकाई है, अर्थात भारतीय संघ अनस्वर है। इसकी जनता एक ऐसा जनसमूह है जिसे बांटा नहीं जा सकता, जिसे अलग नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के संशोधन के बाद
एक स्थिति ऐसी उभरती है जिसमें भारतीय संघ एक अच्छे रूप में, एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर उभर कर आया है। भारत अर्थात राज्यों का संघ एक संसदीय प्रणाली की सरकार वाला एक स्वतंत्र प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी गणराज्य है। यह गणराज्य भारत के संविधान के अनुसार शासित है, जिसे संविधान ने 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया था और 26 जनवरी 1950 को जिसे लागू किया गया था। इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान में संसदीय स्वरूप की व्यवस्था की गई है, जिसकी संरचना कतिपय एकात्मक विशेषताओं के साथ साथ संघीय स्तर पर संवैधानिक प्रधान के रूप में राष्ट्रपति की व्यवस्था की जाती है। भारत के संविधान की धारा 79 के अनुसार केंद्रीय संसद की परिषद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं, जिन्हें राज्यसभा और लोकसभा के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74(1) में व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति की सहायता और उन्हें सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति सलाह के अनुसार उन अपने कार्यों का निष्पादन करेगा। इस प्रकार वास्तविक कार्यकारी का शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। भारतीय संविधान का प्रावधान सरकार के संसदीय स्वरूप का भी विशद विवेचन करता है, जिसके अनुसार संघ की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है, लेकिन जिसका निर्वाह प्रधानमंत्री अपने विवेक के अनुसार से करता है और प्रधानमंत्री की राय संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार बाध्यकारी हो जाता है। इस प्रकार भारतीय संविधान बदली हुई परिस्थितियों और विविधताओं के मध्य एक अनूठी व्यवस्था का निरूपण करता है और यह संविधान, यदि हम तुलना करें अन्य देशों के साथ या विश्व के प्रमुख संविधानों के साथ, तो यह श्रेष्ठतम संविधानों में से एक प्रतीत होता है।